नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की न्यूज ऑन मैप इंडिया सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग कुछ ऐसी लोकेशंस के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और वो भारत में चर्चा में रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास प्रश्न के साथ, जो कि पिछले हफ्ते आपको दिया गया था। तो सवाल ये था कि भूकंप के जोखिम के आधार पर भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक भूकंपीय जोखिम वाले क्षेत्र जोन 5 में आता है? महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश। अभी हम लोग इस सवाल के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं कि दिल्ली में अभी हाल ही में अर्थक्वेक आया था और अर्थक्वेक लगभग 4 के मैग्नीट्यूड का था। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक नहीं था, बट मीडियम रेंज में ये अर्थक्वेक था। इसमें स्पेशल बात ये थी कि जब भी दिल्ली में अर्थक्वेक आते हैं तो उसका जो भी सेंटर होता है, जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, वो जनरली या तो हिमालय में होता है या फिर आप यूं कहें नेपाल के आसपास किसी जगह पे होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ झटके देखने को मिलते हैं। बट इस बार खास ये था कि इस बार का जो सेंटर था, जहां से एपी सेंटर या फिर हाइपो सेंटर जिसे कहते हैं, वो दिल्ली में ही था, जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसकी वजह से ये हमने इसको लिया है। अब बात आई जोन 5 की। भारत के अंदर 4 जोन है। पहला है जोन 5, दूसरा है जोन 4, तीसरा है जोन 3 और चौथा है जोन 2। जोन 5 जो है वो सबसे अधिक सेंसिटिव है, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक यहां पे आते हैं, और जोन 2 में सबसे कम आते हैं। अब जब हम लोग जोन 5 की बात करें तो गुजरात और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके दोनों में ही आते हैं, लेकिन ज्यादा एरिया जो है वो गुजरात में है, इसलिए ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ सही उत्तर होगा। एक बार हम लोग ये मैप देख लेते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से अंदाजा हो जाएगा। ये जो लाल वाला एरिया है ये आपका जोन 5 का एरिया है। ठीक है, जोन 5 का ये एरिया है। ठीक है, ये आपका जोन 5 का एरिया है सारा। अब आप देखिए, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, उत्तर भारत का, उत्तर पूर्वी भारत। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ एरिया है बिहार के, फिर यहाँ पे ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे उत्तराखंड में, हिमाचल में, कुछ एरिया पंजाब के हैं, और फिर जम्मू कश्मीर और कुछ एरिया लद्दाख के हैं। यहाँ पे ये गुजरात वाला एरिया है। जम्मू कश्मीर और गुजरात में अगर देखें तो ज्यादा एरिया जो है वो गुजरात वाला कवर हो रहा है, इसलिए हमने इसका आंसर गुजरात दिया। ठीक है, हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखना है, हमें देखना है कि सबसे ज्यादा सही आंसर कौन सा है। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारी यहाँ पे। इसके अलावा जब हम इससे थोड़ा इसी की विसिनिटी में, इसके बॉर्डरिंग एरियाज में आते हैं तो पाते हैं कि यहाँ पे ये जोन 4 वाले एरियाज हैं। ठीक है, 5 के बाद 4 वाले एरिया है। उन 4 वाले एरिया के बॉर्डर पे आपको जोन 3 के एरियाज दिखेंगे। ठीक है, अब ये जो एरिया है जोन 3 वाले, आपका राजस्थान का एरिया, गुजरात का एरिया और इसके जो हमारे गंगा के प्लेन्स है वो वाला एरिया, यहाँ पे भूकंप कम देखने को मिलते हैं। फिर जो आता है जोन 2 वाला एरिया, ये जो आपको ब्लू नीला एरिया दिख रहा है, ये जोन 2 का एरिया है। अब जोन 2 के एरिया में बहुत ही कम मात्रा में, मतलब ना के बराबर भूकंप होते हैं, इसलिए ये जोन 2 में रखे गए हैं। ठीक है, सबसे सेफ है भारत में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि होली सबके लिए खास होती है, कलरों का, रंगों का त्योहार है, लेकिन इस बार होली और भी खास होगी क्योंकि दृष्टि आईएएस आपके लिए लेके आया है एक खास डिस्काउंट ऑफर। यहाँ पे हम लोग हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो आपको 60% कम दाम में आपके लिए ले आए हैं। तो यहाँ पे हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको छूट मिलेगी और आप यहाँ पे 60% कम यूं कहें कि प्राइसेस के अंदर ये कोर्स अवेल करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ जो बुक्स और टेस्ट सीरीज है उस पे भी आपको 40% तक की छूट रहेगी, कम प्राइस आपको यहाँ पे पे करनी होगी। इसके बारे में आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए होगी तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8750187501, या फिर जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जो एक लिंक दिया होगा उस पर जाकर के आप ऑफर अवेल कर सकते हैं, या दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके भी आप ऑफर अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मनाइए अपनी होली हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य को दुनिया में ऑलिव रिडली समुद्री कछुओं के लिए सबसे बड़ा सामूहिक घोंसले के रूप में मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल सही बात है, इसके बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। फिर आता है भारत में ऋषिकुल्या, गहीरमाथा, उड़ीसा में देवी नदी का मुहाना और अंडमान द्वीप प्रमुख घोंसले के शिकार स्थल है। शिकार स्थल तो नहीं, घोंसले हैं बेसिकली। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि इनमें से सही कौन सा है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये जो देखिए, ये जो एरिया है आपका, ये देखिए, ये आपकी ऋषिकुल्या नदी है, इसके मुहाने पर। फिर दूसरा है कि यहाँ पे जो ये कुछ एरिया दिए गए हैं ये आपकी गहीरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब यहाँ पे ऑलिव रिडली टर्टल जो है समुद्र से बाहर आते हैं, यहाँ पे अपने रहते हैं, अंडे वगैरह दिए जाते हैं। इन स्थानों को जनरली कहा जाता है अरीबाड़ा। ठीक है, तो अरीबाड़ा जो ये स्थान है, यहाँ पे आप यूं कहेंगे कि मास नेस्टिंग होती है, सामूहिक रूप से बहुत सारे घोंसले देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये है आपके ऑलिव रिडली टर्टल के बारे में। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कितने सारे कछुए एक साथ में हैं और यहीं पे ये अंडे देते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है अरीबाड़ा। ये एक फोटो है इनकी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य दुनिया के पहले वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित सागौन बागान का घर है? टी
की बात की जा रही है, सागौन यानी कि टीक। ठीक है, कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा कहां पे है? कान्हा है आपका एमपी में, आपको पता होना चाहिए। पेरियार, पेरियार आपको पता होना चाहिए केरला। ठीक है, फिर नागरहोल कर्नाटक में है, और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जो है वो केरल में है। ठीक है, अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है ठीक कर सकते हैं। लेकिन यहां पे आप देखिए परम्बिकुलम की जो बात की जा रही है जो केरल में है, यहां पे जो है आपका सही उत्तर है परम्बिकुलम, क्योंकि परम्बिकुलम में ही जो है दुनिया के पहले वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित सागौन का बागान यहाँ पे है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट परम्बिकुलम। अब आगे देखिए, यहाँ पे कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज दिए गए हैं केरल के। यहाँ पे आप पा सकते हैं कि ये आपका परम्बिकुलम का एरिया है, फिर एराविकुलम भी है यहाँ पे। अनामुडी शोला नेशनल पार्क है। शोला नेशनल पार्क, शोला जो आपके वन होते हैं आपको पता होगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे नीचे वेम्बनाड लेक है, कोल लेक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अष्टमुड़ी, सस्त्रम कोट्टाई, ये सारी जो है वेटलैंड्स के बारे में पता होना चाहिए, लेक्स के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ देख लीजिए परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल में स्थित है। इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यह दुनिया का पहला वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित सागौन बागान है। यहाँ पे आप देखेंगे कन्नीमरा नाम का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सागौन का पेड़ है। इस पेड़ का नाम कन्नीमरा दिया गया है, जैसे कि आपके और मेरे नाम है वैसे उस पेड़ का नाम दिया गया है कन्नीमरा। और ये आपके सागौन का या फिर टीक का विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पे पेड़ है। ठीक है, इन प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में बात कर चुके हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI की स्थापना राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत की गई थी। ये बात गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना जो है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत की गई थी 1986 में। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट जो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बात कर रहा है राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 की। जब हम इसकी बात करें राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम की, तो यहां पे इसके तहत 111 ऐसे जलमार्ग थे जिन्हें हम लोगों ने राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया था। ठीक है, अगला है कि पहला जो आपका है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है, जिससे माल की आवाजाही में सुविधा होती है और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन मिलता है। बिल्कुल ठीक बात है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे जलमार्ग यहाँ पे दिखाए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे 1, 2, 3 आप याद रखिएगा, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। नेशनल वाटरवे 1 की बात करें तो ये गंगा नदी पर है। कहां से स्टार्ट होता है? हल्दिया से इलाहाबाद तक। ये आपका हल्दिया है यहाँ पे, और यहां से आप देखेंगे ये इलाहाबाद, इलाहाबाद संगम है जहां पे गंगा और यमुना मिलती है, आपको पता होगा। तो ये आपका पहला वाटरवे है। दूसरा जो है वो ब्रह्मपुत्र पे बना हुआ है, धौला सदिया, दुबरी सदिया। ठीक है, तो आपने ये सुना होगा दुबरी टू सदिया, ये दूसरा आपका वाटरवे है। और तीसरा वाटरवे जो है वो यहाँ पे है केरला में, कोल्लम टू कोट्टायम। ठीक है, तो ये कुछ 3 है, आप याद रखेंगे। इसके अलावा चौथा, 5वां, 6ठा यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1985, अधिनियम 1985 का है। 1986 में जो है प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। उसके बाद यह एक स्वायत्त संगठन है, यानी कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो राष्ट्रीय जलमार्ग, ऑटोनोमस बॉडी है, जो राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास, रखरखाव और विनियमन के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 उन्नत नौवहन और नौवहन के लिए 111 अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है। ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, असम के साथ मिजोरम शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 1987 में मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। ये बात तो ठीक है कि 1987 में मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन वो जो शांति समझौता था वो असम के साथ नहीं था, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। फिर दूसरा है, राज्य का दर्जा प्राप्त करने से पहले अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल ठीक बात है, अंग्रेजों के टाइम में और उसके बाद भी कुछ वक्त के लिए इसे NEFA नाम से जाना जाता था, और फिर इसको भी 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया था। तो आप देखेंगे दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, हाल ही में इन्होंने अपना जो है फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया था, इसकी वजह से इन दोनों राज्यों के ऊपर सवाल बनाया गया है। मिजोरम 1972 में MNF के उदारवादियों के साथ समझौते के बाद केंद्र शासित प्रदेश बन गया था, और केंद्र सरकार के साथ मिजोरम शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 1986 में यह समझौता हुआ था, मिजोरम शांति समझौता। 20 फरवरी 1987 को इसे राज्य का दर्जा मिल गया था। सेम केस जो है अरुणाचल के साथ भी। अरुणाचल प्रदेश जो है 1972 में जो है पहले केंद्र शासित प्रदेश बनता है, और फिर 20 फरवरी 1987 को इसे भी राज्य का दर्जा दे दिया गया था। किसके तहत? अरुणाचल प्रदेश अधिनियम 1986 के तहत। इनकी लोकेशन बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों ही भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों का हिस्सा है, जो जिन्हें हम जनरली 7 बहनें या 7 सिस्टर्स कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अरावली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दुनिया की सबसे पुरानी तह पर्वत श्रृंखला है और गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा में लगभग 690 किलोमीटर तक तिरछी चलती है। बिल्कुल सही बात है, अभी बताऊंगा इसके बारे में। फिर अगला है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है, जो माउंट आबू पर गुरु शिखर है। चोटी का नाम गुरु शिखर है, जगह का नाम माउंट आबू है। माउंट आबू कहां है? माउंट आबू सिरोही में है, राजस्थान में एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है सिरोही। सिरोही के अंदर है गुरु शिखर और जगह का नाम है माउंट आबू। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही, ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर है। अब पहले स्टेटमेंट आते हैं, दुनिया की सबसे पुरानी तह वाली पर्वत श्रृंखला है। बिल्कुल ठीक बात है, फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, नए फोल्ड माउंटेन की बात करें तो एल्प्स हो गए, हिमालय हो गए, ये आपके नए फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन का मतलब ये है, सिंपल सी बात है, कुछ इस तरीके का फोल्ड बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि दो अलग अलग शीट्स आकर के आपस में टकराती है, तो उसकी वजह से आप मानिए कि ये कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ उठ जाती है, इसे फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। अब फोल्ड माउंटेन के अंदर, अब हम इसके बारे में चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल में जो दिल्ली में जो आपका अर्थक्वेक आया था, उसकी वजह यही फोल्ड माउंटेन थे। क्योंकि मैंने आपको बताया जनरली पहले जो अर्थक्वेक आते थे उनका सेंटर जो है हिमालय में होता था। इस बार यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ये पुरानी श्रृंखला है, यहाँ पे हालांकि अर्थक्वेक बहुत कम आते हैं, लेकिन हुआ ये है इस बार जब ऐसी फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं या फिर तह श्रृंखलाएं बनती है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस जो है अंदर रह जाता है, एनर्जी कहीं ना कहीं अंदर रहती है। उनको अगर कोई भी ऐसा फॉल्ट या कोई भी ऐसी मान लीजिए जगह मिलती है जहां से वो एनर्जी रिलीज हो सकती है, तो वो अर्थक्वेक के रूप में बाहर आती है। तो ऐसी जगह इस फॉल्ट को मिल यूं कहे कि इस तह श्रृंखला में ऐसी जगह मिली और उसकी वजह से ये अर्थक्वेक आया। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये कह रहे हैं कि ये गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में तिरछी चलती है। ये देखिए पिक्चर है इसकी, ये गुजरात, फिर राजस्थान, फिर हरियाणा, ये दिल्ली, और यहाँ पे ये तिरछी चलती है। यहाँ कहीं पे आपको पता होगा कि यहाँ दिल्ली के आसपास एक फोल्ड था जिसकी वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक आया था। तो ये आपकी है अरावली की स्थिति के बारे में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, ये आपको बता चुका हूं। अगला सवाल देखते हैं, यमुना नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लखवार व्यासी बांध यमुना नदी पर स्थित है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा है चंबल, सिंध, बेतवा, केन सभी यमुना नदी की सहायक नदियां, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, कई बार हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। फिर है 2021 में केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2025 तक नदी को पीने के पानी के मानकों पर बहाल करने की योजना तैयार की थी। ये बात गलत है क्योंकि बाकी सब बातें ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार ने नहीं, दिल्ली सरकार ने ऐसा किया था। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, पहला और दूसरा सही है, केवल दो, ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ सही उत्तर है। ठीक है, दिल्ली इलेक्शन की वजह से यमुना काफी चर्चा में रही थी, उसकी वजह से हम लोग इसे देख रहे हैं। मैप की बात करें तो यहाँ देखिए ये यमुना है। ठीक है, ये यमुना है आपकी। अब जब यमुना देखें, आपको पता होगा यमुना बंदरपूछ से निकलती है। ठीक है, और ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री। ठीक है, तो बंदरपूछ यमुनोत्री से निकलती है और उसके बाद ये गंगा में मिलती है इलाहाबाद में। ठीक है, या प्रयागराज कहे। उसके बाद आप देखेंगे यहां पे कि चंबल है, बेतवा है, यहां पे केन भी है। ठीक है, और यहाँ पे एक सिंध नदी भी है। ये चारों इसकी जो है ट्रिब्यूटरीज है यमुना की। यहां देख लीजिए, इस फोटो में आपको अच्छा आसानी से दिखेगा, ये यमुना है जो यहाँ स्टार्ट हो रही है और फिर यहाँ पे प्रयागराज, इलाहाबाद तक जाकर के ये गंगा में मिल जाती है। ये जो नदी है आपकी, ये चंबल नदी है। फिर यहाँ पे आपको सिंध मिलेगी, ये आपकी बेतवा है, ये केन है, ये सारी की सारी यमुना की नदियां हैं। और फिर हमने देखा कि लखवार व्यासी, ये आपका यमुना नदी के ऊपर एक बांध। ठीक है, चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पे उत्तर बता चुका हूं मैं आपको, केवल दो। अगला सवाल देखते हैं, कैलाश पर्वत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह काले पत्थर से बनी हीरे के आकार की चोटी है और ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु और कर्नाली सहित एशिया की प्रमुख नदियों का स्रोत है। बिल्कुल ठीक बात है, काले पत्थर से बनी हुई है और हीरे के आकार की है। यहाँ पे फोटो देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये हीरे के आकार की है और ये काले पत्थर से बनी हुई है। बर्फ की होने की वजह से ये सफेद दिखाई देती है, बाकी ये काले पत्थर से बनी हुई चोटी है। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट, हालांकि माउंट एवरेस्ट की तुलना में इसकी ऊंचाई कम है, लेकिन यह अभी तक अछूता है, यहाँ पे किसी ने चढ़ाई नहीं की है। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि ये हमारे यूं कहें कि धर्म के आधार पर काफी पवित्र है। ठीक है, तो पवित्र महत्व के कारण इस पर चढ़ना प्रतिबंधित है। तो आप यूं कहेंगे कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। बात हम लोग यहाँ कर चुके हैं इसके लोकेशन वगैरह के बारे में। ठीक है, और कहां पे लोकेटेड है ये माउंट कैलाश, यहाँ पे चाइना, तिब्बत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। दूसरा स्टेटमेंट है, सुंदर वन भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। आपको यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है, तो आप इसे पढ़िएगा और हमें आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा, फिर किसी एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स,
अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।